Sunny, sunny, patole lakha. Sunny, sunny, patole. Yeah. And back to the arendia, and back to the arendia. कौन है भाई तू? सर मैं सर्जरी रेसिडेंट हूँ सर। कौन से ईयर में? सर फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे ये सब करने के लिए एडमिशन लिया है? सॉरी सर। तुम्हारे एचओडी को बताता हूँ, रुको तुम अभी। उसके आगे क्या हुआ वो आगे मैं आपको एक लेसन के फॉर्म में बताता हूँ, लेकिन भैया ये 3 साल की मोस्ट हेक्टिक रेसिडेंसी को अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो हर रोज अपने आप को कोसते कोसते निकाल दोगे। रेसिडेंसी को बटर स्मूथ बनाने के कुछ स्मार्ट हैक्स हम ये 2 वीडियो की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद जाके देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस, स्टडीज एंड एक्सेलेंस इन द फील्ड। So let's start with the first things first. Number 1, be positive. Each and every resident doctor must have to pass through this journey. आप चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर देख लो, कार्डियोलॉजिस्ट देख लो या न्यूरोसर्जन देख लो, सबने ये जर्नी में से पास आउट किया है एंड उसके बाद ही उनकी एक प्रेस्टिजियस जर्नी स्टार्ट होती है। सो दिस इज द प्रोसेस, नो बडी कैन एस्केप एंड आप भी पास हो जाओगे भैया। यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक इट एज स्मूथ एज पॉसिबल एंड अगर आप काम को अच्छे से मैनेज एंड प्रायोरिटाइज करोगे तो डेफिनेटली ये जर्नी स्मूथ बनेगी। जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। नंबर 2, मेक योर लाइफ ईजी। भैया फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट आप कैंपस के अंदर ही रूम या तो हॉस्टल ले लो एंड उसमें भी हर रोज रूम पे जाने की एक्सपेक्टेशन मत रखना, स्पेशली आप सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो या तो कोई हेक्टिक ब्रांच से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपका वर्क रात को 1-2 बजे खत्म होगा। उसके बाद सपोज आप रूम पे जाते हो तो आधा 1 घंटा रूम पे जाके नींद आए तब तक लग जाता है एंड फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर से वापस वार्ड में आके काम स्टार्ट करना होता है। तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में तो मैं रूम पे जाना ही अवॉइड करता था, उससे अच्छा आधा घंटा यहाँ पे फटाफट सो जाओ तो उतनी नींद ज्यादा आ जाए। डॉक्टर्स रूम आपका अगर अच्छा है तो आप इजीली वहाँ पे अडप्ट कर लोगे। मैं भी पहले बहुत डरता था कि रूम पे जाने को नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा तो लाइफ हमने कभी जीने का सोचा ही नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर तो डीडीआर में इतना ज़्यादा कंफर्ट मिल गया था मुझे कि कई बार टाइम होता था रात को रूम पे जाने का, फिर भी मैं वापस हो जाता था। इट बिकेम अ सेकंड होम फॉर मी एंड दैट इज व्हाट रेसिडेंसी मीन्स, रेसिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। मैं यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी रेसिडेंट से पूछोगे ना तो मेजोरिटी ऑफ देम आर स्पेंडिंग नाइट्स एंड नाइट्स इन द हॉस्पिटल एंड दे डोंट फाइंड एनी अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस देयर। स्टार्टिंग में सबको बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एक हैबिट बन जाती है। रूम पे जाने की कोई ऐसे अलग से जरूरियात महसूस ही नहीं होती है। हाँ, आपको फोर्स किया जा रहा है काम ना होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में पड़े रहने के लिए, या तो अननेसेसरी टॉक्सिसिटी हो रही है तो बात अलग है। मैं तो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर कैंपस में ही रूम लेके रखा था और फिर सेकंड ईयर में जब मुझे यूट्यूब भी स्टार्ट करना था और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी तो फिर एक बाहर रूम ले लिया ताकि एक अच्छी स्पेस मिल जाए। बाकी आप 3 साल हॉस्टल में कंफर्टेबली निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। स्पेंड मोर टाइम इन वार्ड्स, टेक केयर ऑफ पेशेंट्स एंड गेट टू नो द स्टफ। पेशेंट से इमोशनली बात करने का ट्राई करो, वो कुछ परेशानी से सफर कर रहा है, उसकी वजह से आपके पास आया हुआ है। सो उसके प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुनो। आपके पास बहुत काम होगा भैया एंड वो पूरी लाइफ टाइम रहेगा। एंड प्रॉब्लम ये आता है ना कि उसकी वजह से हम पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करने का टाइम है उसको कम कर देते हैं। ये लिटरली एक स्किल है जो मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको ये स्किल भैया फर्स्ट ईयर में ही डेवलप करने का स्टार्ट कर देना है। उनकी तकलीफें सुनो, उनके साथ कनेक्शंस बनाओ, उनको पेन ना हो वैसे ड्रेसिंग्स करो, उनके वाइटल्स लो। लिव में आपको इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड सेटिस्फेक्शन मिलता है भैया, पेशेंट्स आपको लाइफ टाइम याद रखते हैं। मेरे पास मेरे फर्स्ट ईयर में ट्रीट किए गए बहुत सारे पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं एंड जब भी उनके घर पे कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब स्पेशली मुझे कॉल करते हैं। डिस्चार्ज के बाद जब वो फॉलोअप विजिट पे आते हैं ना तब ओपीडी में कंसल्टेंट के बारे में नहीं पूछते, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि दर्शन सर कहाँ है, हमको तो उनको ही दिखाना है, उन्होंने ही हमको ठीक किया है। इवन तो दर्शन सर को ऑपरेशन का वो भी पता नहीं होता था उस टाइम पे, फिर भी आपके लिए गिफ्ट्स भी लाते हैं एंड ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स में सारे के सारे रेसिडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी करोगे। नंबर 4, ट्राई टू एंजॉय द वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फाइंड स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस थ्रू आउट योर डे। हमारे यहाँ पे जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तब डिस्चार्ज की एक प्रिंटेड कॉपी दी जाती है जो कंप्यूटर पर बैठ के बनानी पड़ती है, तो उसमें पूरा दिन में से 4-5 घंटे वो कंप्यूटर पर निकालने पड़ते हैं। 4-5 पेशेंट के डिस्चार्ज भी अगर होते हैं तो भी वो बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है, तो वो एक बहुत ही मोनोटोनस वर्क हो जाता है। तो उसको थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करने के लिए मैं क्या करता था, जब भी डिस्चार्ज बनाने बैठता था तब 2 टैब साइमल्टेनियसली ओपन करता था। एक साइड मेरा डिस्चार्ज बनता रहता था एंड एक साइड गाने चलते रहते थे, क्योंकि गाने मुझे बहुत ही पसंद है और उसकी वजह से मेरा दिमाग भी थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता था। सुनता वैसे बहुत ही कम वॉल्यूम में था ताकि आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ मुझे ही सुनाई दे। लेकिन एक दिन ऐसे में डिस्चार्ज बना रहा था तब पीछे से किसी ने मुझे कंधे पे हाथ रखा। मैंने ऐसे देखा तो मेरा ऑर्थो का एक दोस्त खड़ा था, मैंने उसको हाय बोल के फिर से काम पे लग गया। फिर 1-2 सेकंड के बाद उसने फिर से यहाँ पे हाथ रखा, मैंने सोचा क्या है, तो उसने बोला पीछे देख। फिर मैंने ऐसे देखा तो भैया वहाँ पे वो ऑर्थो के प्रोफेसर खड़े थे और वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने लिटरली कोई मर्डर कर दिया हो। मैं तो ऐसे फर्स्ट ईयर में था भैया, नए ज्वाइन हुए थे, बहुत डर लगता है ना, तुरंत बंद कर दिया और खड़े होकर सॉरी बोलूँ उसके पहले तो मुझे पूछ लिया कि कौन से डिपार्टमेंट से हो। मैंने बोला सर सर्जरी से।
बोले कौन से ईयर में हो? मैंने बोला सर फर्स्ट ईयर में। बोले ये सब करने आते हो यहाँ पे? मैं बोला सॉरी सर, तुम्हारे एचओडी को बताता हूँ। आगे कुछ बोलूँ उसका पहले तो वो चले गए। फॉर्चुनेटली आगे कुछ हुआ नहीं, उन्होंने शायद बताया भी होगा पता नहीं, बट किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं। वो पता नहीं ज़्यादा गुस्से इसलिए हो गए होंगे क्योंकि स्क्रीन पे उसी टाइम पे वो सनी लियोनी का आइटम सॉन्ग चल रहा था। हालांकि वो सारे आइटम सॉन्ग एक के बाद एक ऑटोमेटिक रन हो जाते होते हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे सनी लियोनी का चल रहा है, मेरा तो फोकस पूरा डिस्चार्ज पे ही था। बट वो जब आए उसी टाइम पे वो गाना सनी लियोनी का चल रहा था, तो शायद उनको बुरा लग गया होगा। हालांकि वो लोग भी समझते हैं कि रेसिडेंसी में हम भी 50-50 घंटे कंटिन्यूसली काम करते, तो थोड़ा बहुत दिमाग फ्रेश करने के लिए एंजॉयमेंट भी चाहिए, बट स्टिल कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है, तो आपको भी ध्यान रखना है ये सब चीज़ों का। बट हाँ, कर सकते हो थोड़ा बहुत, इसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 5, इन्वेस्ट इन सम स्मार्ट टूल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मैंने अपने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सैलरी से 2 चीज़ें सबसे पहले बाय की थी। एक था ब्लूटूथ का ईयरबड एंड दूसरा था स्मार्ट वॉच। दोनों ही मीडियम प्राइस रेंज में खरीदे थे क्योंकि ज़्यादा पैसे तो थे नहीं भैया अपने पास, 1 साल भी अगर काम कर ले तो भी बढ़िया। अब जो ब्लूटूथ ईयरबड है उसके 2 पर्पस थे। एक तो फर्स्ट ईयर की रेसिडेंसी में आपके पास दिन के 1000 कॉल्स आते हैं भैया, हर 5 मिनट पे फोन बजता रहता है, किसी रेसिडेंट्स का, किसी सीनियर का, किसी कलीग का, नर्सिंग ऑफिसर का, स्टाफ का, हर जगह से कॉल आते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मेरे जो हाथ है वो गंदे ही रहते थे, कभी ड्रेसिंग करते रहते हैं, कभी किसी पेशेंट को इधर उधर टच किया है। तो अगर ईयरबड्स कान में है तो कान में बात करते करते भी काम चलता रहता है, हाथ से कहीं पे इधर उधर मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फायदा ये था कि सॉन्ग्स तो अपने को बहुत ज़्यादा पसंद थे, सो कभी कभार इधर उधर चलते फिरते सॉन्ग सुनने की इच्छा हो गई तो ईयरबड में सीधा चालू। हालांकि वॉल्यूम बहुत कम रखता था ताकि कोई बोले तो सुनाई भी दे, बट एक इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है भैया। ये छोटे छोटे प्लेजर्स को यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लाइफ को ईजी बनाने के लिए। हम तो भैया स्मार्ट थे इसलिए यूज़ करते थे, एंड आप तो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप तो ईयरबड में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आप सीधा यूज़ कर सकते हो कुकू एफएम भैया, ना बुक खरीदने की जरूरत है, ना हाथ में लेके इधर उधर घूमने की जरूरत है। एंड स्मार्टनेस तो देखो आप, ईयरबड भी है साथ में, कभी भी ऐसे चलते फिरते बैठे बैठे प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहो। 5-10 मिनट जब भी मिलती है ऑडियो बुक सुनते रहो एंड प्रोडक्टिविटी के लेसन सीखते रहो। चिल। अगले वीडियो में मैंने 5 ऑडियो बुक सजेस्ट की थी कुकू एफएम पे पहले 6 महीने में आपको सुनने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 और ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ में आप कंप्लीट करोगे, 1 साल के अंदर अंदर। भैया बुक्स की संगति से लिटरली मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये हैबिट को जल्द से जल्द डेवलप करो। एंड इतना स्मार्ट वे करके दिया है भैया आपको, इससे स्मार्ट वे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा बुक्स की संगति करने का। वैसे तो प्राइस 399 रुपीज़ पर ईयर है, लेकिन आप उसमें भी अगर मेरा कोड DP50 यूज़ करते हो तो आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपको मिलेगा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ एंड सिर्फ 199 रुपीज़ पर ईयर में, जो कि एक बुक की प्राइस से भी सस्ता है। भैया स्मार्ट बनो एंड कुकू एफएम को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करो। ट्राई टू इम्प्रूव डेली एंड मैनेज वर्क लाइक अ प्रो। भैया आप रेसिडेंसी में जैसे ही एंटर होगे ना, लिटरली खो जाओगे। आपको हर कोई आते जाते मंदिर के घंटे की तरह बजाता हुआ जाएगा, एंड आपको लगेगा कि साला अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि आप अगर रात दिन भी काम करते रहोगे ना, फिर भी आपका काम ढंग से मैनेज नहीं हो पाएगा। बट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर बॉडी एंड ब्रेन टाइम टू अडेप्ट टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड हाई प्रेशर सिचुएशंस। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैं हमेशा से अपनी लाइफ में थ्रू आउट एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ जिसने मुझे बहुत सारी हेल्प की है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेली इंप्रूवमेंट। चाहे स्टडी हो, रेसिडेंसी हो, यूट्यूब हो या तो रिलेशनशिप हो, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कैसे आज जो गलती हुई उसको कल रिपीट ना की जा सके, एंड कैसे ये प्रॉब्लम को पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी स्मार्ट वे में मैनेज कर सके। एंड वही सीक्रेट है मेरी सक्सेस का अभी तक, जो भी हमने थोड़ा बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में उसका। स्टार्टिंग में जब आया तब रात को 2-2 बजे तक फ्री नहीं हो पाता था, वहाँ पे सिर्फ 1-2 महीने के बाद ही मैंने अपना पूरा का पूरा वर्क फ्लो ऐसे मैनेज कर लिया था कि शाम को 4-5 बजे में बिल्कुल फ्री हो जाता था, दिन का पूरा काम निपटा के, एंड इवनिंग राउंड के बाद रात को थोड़ा बहुत जो काम आता था वो 10-11 बजे तक खत्म करके सो जाता था। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ट्राई टू लर्न मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग के बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है, हर एक चीज़ में मल्टीटास्किंग नहीं करना होता, लेकिन उसको स्मार्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक व्लॉग मैंने अपना रेसिडेंसी का बनाया हुआ था। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग ऑन माई रेसिडेंसी। यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जाके देख सकते हो बाद में ये वीडियो के बाद। डेली ट्राई करो कि इंप्रूवमेंट आए, कहाँ पे गलती हो रही हो उसको देखो, एंड आज अगर किसी काम के लिए डांट पड़ी है तो कल फिर वो काम को प्रायोरिटी में मैनेज करना स्टार्ट करो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कई सारे काम ऐसे फालतू होते हैं फिर भी हम उसके पीछे टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ओरिएंटेशन नहीं होता कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। लेकिन हर रोज आप एनालाइज करोगे कि भैया ये काम पे मुझे डांट पड़ी तो इसको पहले निपटाना है, तो ऐसे धीरे धीरे आप भी अपना काम मैनेज करना सीख ही जाओगे। बट जस्ट मेक श्योर कि आप वो सीखने का एटीट्यूड रखो। नंबर 7, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भैया फर्स्ट ईयर पीजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वार्ड एंड सो विल बी यू। आपको सब गाइड करेंगे लेकिन पेशेंट मैनेजमेंट का सारा दारोमदार आपके ऊपर ही रहता है। मॉर्निंग राउंड पे आप जो भी इन्वेस्टिगेशन बताओगे उसके बेसिस पे वो पेशेंट का मैनेजमेंट प्रोग्रेस होता है, एंड अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैनेजमेंट दूसरे दिन जब तक मॉर्निंग राउंड होगे तब तक पोस्टपोन हो जाएगा। अगर आप गलत रिपोर्ट बताओगे तो पेशेंट का मैनेजमेंट भी गलत होगा, क्योंकि कंसल्टेंट डॉक्टर्स खुद कोई रिपोर्ट देखने नहीं जाते, वो सीधा आपसे पूछते हैं कि दर्शन इस पेशेंट का CBC क्या है, तो आप बताओगे कि सर काउंट्स बढ़ रहे हैं, तो सर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है फिर ये एंटीबायोटिक स्टार्ट करो। अगर आप नहीं बता पाओगे या तो आप गलत बता दोगे तो एक ही दिन के अंदर अंदर पेशेंट सेप्टिसिमिया में भी चला जाता है।
सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू द वर्क सीरियसली। हालांकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, बट वो डेली इंप्रूवमेंट एंड डिसिप्लिन बिहेवियर का डिजायर होना चाहिए। नंबर 8, मेक गुड इंप्रेशंस। भैया आपकी जो इंप्रेशन फर्स्ट ईयर में बनती है ना, वो 3 साल तक कंटिन्यूसली सेम रहती है। हालांकि कोई आपको मुंह पे अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन सारे लोग आपको साइलेंटली नोटिस करते हैं, सीनियर्स से लेके एचओडी तक सारे के सारे। एंड मैंने देखे भैया ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें फर्स्ट ईयर के बैड इंप्रेशन की वजह से वो बंदे को लास्ट में जाके फेल भी किया जाता है। सामने ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे एचओडी लिटरली एक्सटर्नल के सामने अड़ जाता है कि भैया आप चाहे कुछ भी कर लो, ये बंदा हमारा फेल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। हमने देखा है उसने 3 साल कितना काम किया है एंड कितना उसने सीखा है। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहा होगा, लेकिन आप इसको फेल नहीं कर सकते। होता है भैया, सारी कॉलेजेस में होता है। एंड आप भी अगर अच्छे इंप्रेशन बनाओगे तो आपको उसका रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म पे मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 9, डोंट वरी अबाउट द स्टडी एंड रीडिंग। हाँ, पढ़ने का ट्राई करो, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें सीखो, पढ़ो, लेकिन ऐसे टारगेट मत रखो कि मैं ये बुक कंप्लीट कर देता हूँ या तो ये क्लासेस खत्म कर देता हूँ। कंपटीशन भैया हर फेज में है लाइफ के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ को खराब करके रात दिन बस उसमें ही उलझे रहे। आप एक बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे आए हो, सो आप थोड़ा बहुत एंजॉय करो, जस्ट चिल। 1 साल तक कोई भी पढ़ाई का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। चाहे भले आपके कलीग्स एसएस की तैयारी करने में लग जाए एंड बुक्स खत्म कर दे फर्स्ट ईयर में। टाइम मिलता है तो सो जाओ भैया, एंड उसके बाद भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लो। बाकी कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से क्लासेस करवाने हैं, वो सारी चीज़ें सेकंड थर्ड ईयर में आप देख लेना, अभी उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया इतनी सारी प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। आगे भी 3 साल तक आपका भाई आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़ा है। नंबर 10, लर्न सम बेसिक प्रोसीजर्स, suturing, knotting, RT, catheter, central venous line, ICD एंड सम इमरजेंसी प्रोसीजर्स। वो सारी प्रोसीजर्स आपको आपके सीनियर के थ्रू या तो आपके कलीग्स के थ्रू ना चाहते हुए भी सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि वार्ड में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जो भी प्रोसीजर आप करते हो सीखते हो, उसको जस्ट फील करो भैया। हमने और अंजलि ने अपनी सारी फर्स्ट प्रोसीजर्स जो भी थी, हमारी ICD कब डाली, सेंट्रल विनस लाइन कब डाली, सारी प्रोसीजर्स की डेट समेत एक लिस्ट बनाई हुई है, बिकॉज ये सारी फर्स्ट प्रोसीजर्स जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है आपके फील्ड के फ्यूचर बेस्ड डॉक्टर का एम्पायर बनाने के लिए। नंबर 11, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। भैया रेसिडेंसी में एंटर होते हैं कुछ रेसिडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के चलते हो। अभी तो रेसिडेंसी में एंटर हुए हैं एंड उनको लगता है कि उनको हर रोज ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जाएगा एंड उनको हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होगा। आप अभी तो वो बहती नदी में जस्ट उतरे हो, पहले तैरना सीखो फिर डाइविंग करने जाओ। फर्स्ट ईयर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सिर्फ अपना काम अच्छे से मैनेज हो जाए एंड रात को थोड़ा बहुत सोने का टाइम मिल जाए, उतनी ही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप सेकंड थर्ड ईयर में सीख लोगे एंड उसके बाद भी इट विल टेक ईयर्स टू बी मास्टर ऑफ योर फील्ड। हर एक डॉक्टर इवन 70 साल की एज पे भी डेली लर्न करता है एंड इम्प्रूव करता है, एंड आपको भी वो करना पड़ेगा। सो ये चीज़ को फर्स्ट डे ऑफ रेसिडेंसी से ही अंडरस्टैंड करो एंड डोंट रन बिहाइंड दिस ब्लाइंडली, पुटिंग योर सेल्फ इन अननेसेसरी स्ट्रेस एंड थॉट्स। ऑब्जर्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मिंग। यू कांट लर्न एनीथिंग विदाउट ऑब्जर्विंग दैट थिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर। भैया आप 10 बार अगर हर्निया की सर्जरी देख लोगे ना, तो 11वीं बार अपने आप से परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर सीनियर और कंसल्टेंट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार वो प्लेस एंड टाइम को देख लेना। कई बार ऑपरेशन थिएटर में या फिर गर्म माहौल में क्वेश्चंस पूछना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। आपको लगता है कि ये टाइम सही नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो जस्ट उसको नोट डाउन कर लो एंड बाद में जब माहौल ठंडा हो जाए या तो बाहर कहीं पे मिलो तब जाके पूछ लो। नंबर 13, डोंट कंपेयर योर लर्निंग्स विथ योर को-पीजी। ये बहुत ही कॉमन जेलसी होती है रेसिडेंसी में कि मेरे फ्रेंड्स ने तो इतनी सर्जरीज परफॉर्म कर ली, मेरे फ्रेंड्स ने इतनी प्रोसीजर कर ली एंड मुझे तो इतना ही मिला है अभी तक। भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पूरे के पूरे 3 साल हैं एंड 3 साल के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर सब कोई सेम लेवल पे ही आ जाता है। मुझे ICD डालने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे डालनी भी थी, लेकिन पहले 1.5 साल तक मेरी ड्यूटीज़ में कभी भी मुझे ICD डालने को मिली ही नहीं। कभी सीनियर डाल देते, कभी जूनियर डाल देता, कभी इंटर्न डाल देता, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था भैया। 1.5 साल के बाद जब मेरा नसीब खुला तब सिर्फ 1 ही महीने के अंदर अंदर मैंने 10 ICD डाल दी थी एंड उसके बाद तो ऐसे उंगली घुसा के डालने का कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, करने की डिज़ायर रखो, करने को मिलता है तो कर भी लो, उसको इग्नोर मत करो, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद सब कोई ओवरऑल इक्वल लेवल पे ही आ जाता है एंड अगर आप नहीं भी आओगे, आपका कोई फ्रेंड आपसे ज़्यादा भी सीख लेगा, तो भी आप आगे जाके 4-5 साल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज अचीव कर लोगे। जस्ट डोंट रुइन योर फ्रेंडशिप फॉर दिस लिटल थिंग्स। नंबर 14, बी द मोस्ट फेवरेट रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, रिस्पेक्ट एवरीबडी, बी पंक्चुअल, रिलायबल एंड विलिंग टू लर्न। अगर आपको कुछ काम दिया जाता है तो भैया इवन छुट्टी का दिन भी हो तो भी उसको प्रायोरिटी पे निपटाया करो। एडमिट योर मिस्टेक्स एंड नेवर लाई टू प्रोफेसर्स, बी हम्बल एंड ऑनेस्ट। आप एक असेट हो भैया, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। नंबर 15, यू कांट कंट्रोल एवरीबडी, बी इट अ रेसिडेंसी और बी इट अ लाइफ। हर पासिंग मोमेंट के साथ अपने माइंड को हीटअप नहीं करना है भैया। रेसिडेंसी में ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बट एवरीथिंग इज टेम्पररी माय फ्रेंड अंटिल यू स्टार्ट टेकिंग दैट सीरियसली। यू जस्ट हैव टू लर्न टू मूव ऑन। कुछ फैकल्टी, कुछ सीनियर्स आपसे डिफरेंशिएशन भी करेंगे, टॉक्सिसिटी भी करेंगे, बट हर जगह पे आपको वॉइस उठाने की जरूरत नहीं है भैया। हाँ, आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इश्यू हो रहा है, तब जाके आप वॉइस उठा सकते हो,
हो। बाकी जस्ट इग्नोर सच पीपल, यू आर मच मोर मैच्योर एंड टैलेंटेड देन देम। एंड अगर वो सीनियर होकर अपने आप को कोई अलग ही दुनिया में समझता है तो वो उसकी गलती है, आपकी नहीं है। उसको बिहेव करना नहीं आता है एंड उसकी वजह से हमें अपना दिमाग को गर्म नहीं करना है भैया। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पे आपके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। नेवर चेंज योर ब्यूटीफुल नेचर। भैया लिटरली आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो पहले बहुत ही शांत हुआ करते थे, लेकिन रेसिडेंसी में आके इतने ज़्यादा गुस्सैल एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हर एक पेशेंट पे, स्टाफ पे एंड छोटी छोटी चीज़ों पे चिल्लाते रहते हैं। अपनी गलती का फ्रस्ट्रेशन हमेशा दूसरों पे निकालते रहते हैं, जैसे उनके प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स भी करते हैं। बट भैया आप ऐसा नहीं करोगे। मैंने अपनी इंटर्नशिप में ही अपने रेसिडेंट्स के बिहेवियर को देख के ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कितनी भी प्रेशर सिचुएशन आए, चाहे कितना भी वर्कलोड आए, मैं अपने नेचर को कभी भी चेंज नहीं करूंगा। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आज 3 साल के बाद मैं अभी भी वैसा का वैसा ही कूल, काम एंड कंपोज्ड हूँ। इवन इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे नेचर में ऐसे सर्कमस्टेंसेस को डील कर करके। दिस थिंग्स आर टोटली इन अवर कंट्रोल एंड आप भी ट्राई करोगे कि अपने ब्रेन को मैक्सिमम कूल एंड काम रख पाओ। 2 वीडियोस के मिला के भैया आपको 30 अल्टीमेट लेजेंड्स दिए हैं जो आप पैसे खर्च करके भी नहीं सीख पाओगे एंड ना ही कोई बताता है। आपकी रेसिडेंसी को लिटरली चेंज करने वाले हैं हम भैया। ये सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो एंड ट्राई टू अप्लाई देम डेली। बाकी जब 3 साल के बाद इतने ही कूल रह के रेसिडेंसी पास आउट कर लो, तब आपके भाई को जरूर याद करना एंड थैंक यू जरूर बोलना। बहुत खुशी होगी मुझे अगर आपकी लाइफ में कुछ मैं पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यू ऐड कर पाता हूँ तो। बाकी कुकू FM तो है ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आज ही डाउनलोड कर देना, नीचे लिंक दिया हुआ है। एंड अगर इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।